अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका क्वार्टर टेस्ट 1 था। उम्मीद है आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। अभी हम टेस्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जी। हमारा बेटा जो सिलेबस था वो चैप्टर 1 2 3 4 5 और 9 था, ठीक है। और इसका जो आपके साथ पैटर्न था वो बेटा 12 MCQs थे, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसमें से आपने 16 अटैम्प्ट करने थे। इस तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। ईच जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने थे। आगे उनके दोनों के ए और बी पार्ट थे जिनको आपने अटैम्प्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा MCQs से। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। तो MCQs नंबर 1 जो था वो था सीटा द काइटनस ब्रिस्टल्स आर एब्सेंट इन। ये बेटा फाइलम एनालिडा जो है वहाँ से ये MCQs आया आपको पेज नंबर 15 पे। उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके कुछ ना कुछ नीचे अपेंडेजेस होती हैं, लेकिन लीच ऐसी है जिसकी बॉडी पे किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती जो मूवमेंट में हेल्प करे। तो ये वाला ऑप्शन ठीक था। MCQs नंबर 2 हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस्ड बाय कॉरल्स इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ। ये बेटा पेज नंबर 11 पे इसका आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट का इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है। MCQs नंबर 3 इन बैक्टीरियल सेल रेस्पिरेशन अकर्स एट। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? तो बेटा पेज नंबर 45 पे मीजोजोम्स के बारे में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। और ये खैर एक्सरसाइज से आया है। आप मीजोजोम के बारे में पढ़ा। मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, वहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ से जो 4 ऑप्शन थे उनमें से सूटेबल ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन ही बनता था। MCQs नंबर 4 है द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर नॉर्मल फ्लोरा। जैसा कि बेटा दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। इंसान को फ़ायदा ये है कि वह उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स से बचाता है, यानी जैसे पैथोजन से बचाता है और बहुत सी चीज़ें पैदा करके देता है। इसके बदले में इंसान से इसे वहाँ से कुछ ना कुछ खाना भी मिलता है और रहने के लिए जगह मिलती है। तो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप था। ये ज़रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अगला MCQs नंबर 5 है जी इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज़ कम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनियर स्ट्रक्चर। बेटा इसका ऑप्शन पेज नंबर 87 से ये MCQs आपको मिला है। क्रोमोसोम इसको बोलते हैं बेटा, जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वहाँ से ये MCQs आया है आपको। MCQs नंबर जो 6 है बेटा पिगमेंट्स क्लोरोफिल A एंड B आर लोकेटेड इन द। जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल A और B ये कहाँ पे मौजूद होता है? पेज नंबर 67 पे बेटा थाइलाकोइड्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड्स होती हैं ना बेटा वहाँ पे मौजूद होते हैं। MCQs नंबर 7 बेटा विच वन इज़ द लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा ये आपने पॉलीसेकेराइड्स जहाँ पे पढ़े हैं पेज नंबर 105 जो है वहाँ पे भी लिखा हुआ है सेलुलोज जो है ये सबसे बड़ी जो है कार्बोहाइड्रेट है। MCQs नंबर 8 है जी द प्रोसेस इन विच एन RNA कॉपी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम DNA इज़ कॉल्ड। तो बेटा सेंट्रल डॉगमा वाला जो पोर्शन था पेज नंबर 124 पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि DNA से RNA का बनना दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। MCQs नंबर 9 है बेटा एंजाइम B रिक्वायर्ड जिंक आयन टू कैटलाइज द कन्वर्जन। तो बेटा ये जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे एंजाइम्स किसी ना किसी को फैक्टर की ज़रूरत अगर पड़े, तो अगर वो को फैक्टर इनऑर्गेनिक है, कोई मेटल आयन है, तो बेटा उसको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं। पेज नंबर 138 पे इसका मतलब ये वाला MCQs है। एक्सरसाइज से MCQs आया आपको। विच एंजाइम, अब अगला बेटा MCQs है MCQs नंबर 10 विच एंजाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज मीन बेटा न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स। तो पेज नंबर 137 पे इसका आंसर है बेटा RNAs जो है ये RNA को तोड़ने के लिए काटने के लिए आप कह लें इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका सूटेबल ऑप्शन था। MCQs नंबर बेटा 11 है विच स्टमक स्क्रीशन एक्टिवेट्स पेप्सिन एंड किल बैक्टीरिया। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा पेज नंबर 207। तो ये इसका सूटेबल ऑप्शन HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। MCQs नंबर 12 बेटा विच एंजाइम इन सलाइवा स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। तो बेटा बड़ा इजी इसका आंसर था। आपको पता है हमारे माउथ के अंदर यानी सलाइवा जो होता है उसके अंदर बेटा एक एंजाइम है जिसको टायलिन भी बोलते हैं, अमाइलेज भी बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। पेज नंबर 204 के ऊपर इसका आंसर था। नेक्स्ट बेटा हमारा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से बेटा 20 क्वेश्चन आपको दिए गए, उसमें से 16 आपने अटैम्प्ट करने थे।
तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो विच किंगडम इज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स विद काइटन इन देयर सेल वॉल। वो कौन सा किंगडम है बेटा जिनके सेल वॉल के अंदर काइटन होती है और साथ उन्होंने डिकम्पोजर्स का भी जिक्र किया हुआ। तो बेटा पेज नंबर 8 पे इसका ऑप्शन है, आपको बड़े अच्छे से इसका आइडिया है। फंजाई वो वाला किंगडम है, ठीक है, ये डिकम्पोजर्स का ग्रुप है। और एक और वजह बेटा इनके कामयाब होने की वजह, यानी कि इस इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने की वजह, सक्सेसफुली अडॉप्ट इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की एक वजह जो है बेटा वो काइटन का इनकी सेल वाल में होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा व्हाट आर नाइडोसाइट्स एंड व्हाट रोल दे प्ले फॉर नाइडेरियंस। इनका रोल क्या है। नाइडेरिया बेटा फाइलम नाइडेरिया जो है ये वहाँ से क्वेश्चन आया है बेटा आपको, ठीक है। पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है। ये बेटा जो नाइडोसाइट्स हैं ये बेटा स्पेशल किस्म के सेल्स हैं और इनके पास स्पेशल किस्म के ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनको बोलते हैं निमाटोसिस्ट। ये ऐसे सेल्स हैं। निमाटोसिस्ट जो है बेटा ये बॉडी को डिफेंड भी करते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर्स और प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। ये अपने अंदर से बेटा एक ऐसा मटेरियल जैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या प्रे को पैरालाइज करते हैं, फिर टेंटिकल्स पकड़ के उसको माउथ में मुंह की तरफ मतलब उसको धकेल देते हैं। तो नाइडोसाइट्स जो हैं ये स्पेसिफिक किस्म के सेल्स, इसी बेस पे तो इनको नाम नाइडेरिया दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हाउ कैन प्लाज्मिड्स बी यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। पेज नंबर 46 पे बेटा इसका आंसर मौजूद है। एक्सरसाइज से मैंने ये सवाल दिया आपको बेटा। अच्छा जी, इसमें अब प्लाज्मिड के बारे में बेटा आप लोग जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये नॉर्मल जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी बैक्टीरिया के पास एक अपना मेन डीएनए भी मौजूद है क्रोमोसोम, जिससे वो अपनी ग्रोथ, अपनी रिप्रोडक्शन और बॉडी के मेन जो प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको काट कर इसकी जगह अपना अंदर जीन भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इसलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं बेटा उसको हम लेकर इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस डीएनए में, और बाद में जाहिर है इसके अंदर भी जीन्स मौजूद होते हैं। वो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी बेटा मैंने आपको बताया ये जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस या और हैवी मेटल्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस मौजूद होती है, मतलब रेजिस्टेंस पैदा करवाने वाले जीन्स। तो अगर हम उनके अंदर अपना जीन भी एंटर करवा दें, ऐड कर दें, तो हमारा जीन भी शो करेगा और हमें हमारी प्रोडक्ट मिलेगी। इस तरह ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बेटा पेज नंबर 33 पे है। बेसिक स्ट्रक्चर में आपने बताना है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं या फिलामेंटस। इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है बेटा वो नहीं होते, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए तो इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं बेटा। सेल वाल अगर इनमें मौजूद हो तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बेटा बनी होती है, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये वाली बातें आपने इसमें बतानी थी। आगे बेटा सवाल है व्हाट आर हिस्टोन्स वेयर आर दीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है बेटा। पेज नंबर 62 पे इसका आंसर है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उनका जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ डीएनए का नहीं बना होता, उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं बेटा, यानी हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए जो है वो रैप किया होता है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए डीएनए रैप्स अराउंड ग्रुप्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। दीज प्रोटीन्स मेक क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यानी ये क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती हैं और वो क्रोमोसोम कहाँ, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती है। तो ये इनकी लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है व्हाट आर प्लाज्माडोस्मेटा और इसकी सिग्निफिकेंस। आपको पता है बेटा प्लांट्स के अंदर जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, वो प्लाज्माडोस्मेटा बोलते हैं उनको। और बेटा ये सेल्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है यानी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। पेज नंबर 66 पे इसका आंसर है, क्योंकि बेटा इसके पास अपना डीएनए और अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटो ज़रूरत पड़ने पे इस वजह से इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेली भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हाट आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, व्हाट आर एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद देम। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन से होते हैं बेटा? जब जाइगोट बनता है उससे सेल डिवाइड करते हैं और अर्ली स्टेजेस पे जो सेल्स होते हैं बहुत से एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, यू कुड से मोरूला स्टेज या ब्लास्टूला। आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी अभी प्रेगनेंसी जो है वो हुई है, अभी प्लेसेंटा बना है, अटैच हुआ है, उस लेवल पे यानी जो अभी इम्प्लांट होने वाला है फीमेल की बॉडी के साथ बेटा जो एम्ब्रियो है वो जुड़ने वाला है, उस लेवल पे हम वहाँ से अगर सेल्स लेते हैं तो उनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी इससे कई किस्म के आलमोस्ट तमाम किस्म के आप सेल्स जो हैं वो बना सकते हैं, यानी आपकी बॉडी के हिस्से बना सकते हैं। एथिकल कंसर्न ये है बेटा, देखें ना, ह्यूमन एम्ब्रियो को लेना और उसमें से सेल्स को यूज़ करना, आप एक एम्ब्रियो की लाइफ जो है उसे ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एथिकली मुनासिब नहीं है। इसको मतलब इखलाकी तौर पे कहा जाता है कि आपने एक ज़िंदगी का नुकसान किया है, ठीक है। फिर इसमें टेराटोमा फार्मेशन के भी चांसेस होते हैं, खुदा ना खास्ता। इम्यून सिस्टम रिजेक्शन, यानी हमारा हो सकता है हम किसी इंसान के एम्ब्रियोनिक स्टेम लेकर उससे हम कोई ऑर्गन बनाएं और हमारी अपनी बॉडी में उसको इम्प्लांट करें, हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। बेटा ये एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, दो अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब आते हैं बेटा। एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलता है, वो दोनों पानी बन के बाहर चले जाते हैं, यानी डिहाइड्रेशन होगी। और इधर मतलब फिर होता क्या बेटा, एक तरफ से कार्बन और दूसरी तरफ से नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें आपने इक्वेशन भी जो है यानी डायग्रामेटिक इक्वेशन जो है वो आपने लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड माइलोपेक्टिन। इनमें बेटा जो मेजर डिफरेंस है पेज नंबर 105 पे लिखा हुआ है तो दोनों स्टार्च की टाइप से, लेकिन डिफरेंस है, एक अनब्रांच्ड है बेटा अमाइलोज, दूसरी जो ब्रांच्ड है। वो जो ब्रांच होती है बेटा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसमें होता है, ब्रांच वाला। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। पेज नंबर 128 पे भी इसका आंसर है, जहाँ पे एक्टिव साइट के बारे में बताया, और 130 पे भी जो लॉक एंड की मॉडल है वो भी इसके बारे में यानी स्पेसिफिसिटी के बारे में बताता है। जैसा कि बेटा एक एक्टिव साइट किसी खास सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेता है, लिहाजा हर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता, इस लिहाज से स्पेसिफिक एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच करके उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। लॉक एंड की मॉडल भी एंजाइम स्पेसिफिसिटी को ही एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, व्हाट इज़ राइबोजाइम एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टिपिकल एंजाइम्स। टिपिकल एंजाइम्स के बारे में आप बेटा पढ़ते हैं कि वो प्रोटीन्स होते हैं। पेज नंबर 127 पे इसके बारे में एंजाइम्स की डेफिनेशंस के बारे में कुछ बताया हो, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपने बताना है राइबोजाइम जो है इसका जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बेटा ये RNA का बना होता है, यानी कंपोजिशन का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई पेप्सिन एंजाइम डज नॉट रिक्वायर कोफैक्टर। पेप्सिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत क्यों नहीं होती? देखिए बेटा ये कॉन्सेप्ट अक्सर गलत भी ले लिया जाता है कि शायद पेप्सिनोजन जो है उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होता, पेप्सिन के साथ कोफैक्टर अटैच होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। नहीं, पेप्सिनोजन की जो फोल्डिंग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसके pH कम करते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में होता है, तो उसका जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उसमें से एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो कट जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो पॉलीपेप्टाइड उतरता है, बाकी जो आप कह लें कि हमारे पास एंजाइम बचता है ना, वो एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी वो फिर पेप्सिन बन जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लिहाजा इसे एक्टिव होने के लिए बस किसी एक छोटे से पेप्टाइड के रिमूवल की ज़रूरत होती है, ना कि कोई नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोई कोफैक्टर आके इसके साथ अटैच हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ गैस्ट्रिक सेक्रीशंस आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो पेज नंबर 207 पे इसका आंसर है बेटा, जैसे ही हम खाने की स्मेल या हम खाना देखते हैं, स्मेल हम लेते हैं या हमारे जहन में खाने का एहसास भी पैदा होता है, तो बेटा ये स्टिमुलेंट के तौर पे काम करते हैं, ये हमारे ब्रेन को पे काम देते हैं।
फिर ब्रेन का हमारे बेटा एक हिस्सा है मेडुला, वो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, मतलब जाहिर है वो ऑटोमेटिक सिस्टम्स को, ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को नर्व इम्पल्स भेजता है और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। इसी तरह बेटा स्टमक के अंदर स्टमक की डिस्टेंशन यानी स्टमक का अंदर जो कंट्रैक्शंस होती हैं उससे भी हमारे ब्रेन को पैगाम पहुंचता है। उस वजह से भी हमारा जो ब्रेन है वो फिर पैगाम भेजता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। या पीएच का कम होना भी एक स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है ब्रेन के लिए। और ब्रेन फिर बेटा आगे यानी मेडुला जो है वो आगे पैगाम भेजता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। बेटा आपको पता है माइलेज एंजाइम होता है और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करता है डाइसैकेराइड माल्टोज में। क्वेश्चन नंबर 16 है फिजिकल और केमिकल डाइजेशन। ये बेटा एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन है 214 पे इसका आंसर है। इसमें आपने बेटा थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना है कि फ़िज़िकल में आप च्यूइंग मैस्टिकेशन मतलब उसको तोड़ते हैं छोटे पार्ट्स में, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन में आप बताते हैं बेटा कि डायरेक्ट एंजाइम्स उसके ऊपर अटैक करके केमिकल डाइजेशन यानी रिएक्शन होते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है बेटा, जो फिज़िकल डाइजेशन होती है उसमें होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट किया जा सके ताकि एंजाइम यानी केमिकल डाइजेशन अच्छे से, एंजाइम को सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए अपना काम करने के लिए। और बेटा जो केमिकल डाइजेशन होती है उसका मकसद ये होता है कि इसमें से एक एक पार्ट जैसे अमाइनो एसिड्स हैं उनको एक एक को अलग कर दिया जाए ताकि वो इजीली ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी इसका पर्पस बताना है। उसके बाद एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। एक में आपको पता है केमिकल डाइजेशन में है, फिजिकल में एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो फिजिकल उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। बाकी आप प्रोसेस की एग्जांपल देंगे, जैसे फिजिकल में देखें तो दांतों का तोड़ना, स्टमक का चर्न करना यानी उसको तोड़ना छोटे पार्ट्स में, और केमिकल की बात करें तो हम उसमें एंजाइम्स की एग्जांपल देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा पैरासिटिक प्रोटिस्ट के बारे में बताएं। तो आपको पता है बेटा ये पेज नंबर 7 से आया आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। ये पैरासिटिक प्रोटिस्ट आपको पता है बेटा वो वाले होते हैं जो नुकसान देते हैं या बीमारियां फैलाते हैं। तो प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते हैं मलेरिया काज करता है, एंड अमीबा हिस्टोलेटिका बेटा ये अमीबिक डायसेंट्री काज करता है, ट्राइपेनोसोमा का नाम बड़ा आपने सुना हुआ बेटा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है ये काज करता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट क्यों है। बड़े वाज़ह तरीके से बेटा लिखा हुआ है पेज नंबर 34 के ऊपर कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर बेटा आपको पता है कि इसकी सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। वो लिपोपोलिसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। उस वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा यानी कोई एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, इसलिए ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपने न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट हैं, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके कंपोनेंट्स बताने। पेज नंबर 120 पे है बेटा, आपने बताना है उसमें पेंटोज शुगर होती है, उसके साथ बेटा एक नाइट्रोजनस बेस लगी होती है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है बेटा वो अगर ट्राई फॉस्फेट है तो 3 लगे होते हैं, अगर डाई है तो 2, और अगर मोनो है तो फिर एक फॉस्फेट लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा गिव एग्जांपल्स ऑफ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल बेटा पेज नंबर 134 पे आपने देखा होगा, मेलोनिक एसिड जो है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, ठीक है बेटा। और जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो बेटा जो अक्सर एक केमिकल रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती है, मतलब वो खुद ही जाके पीछे एंजाइम को रोकती है। मसलन सक्सिनाइल कोए जो है ये एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज का। इसी तरह एटीपी जो है अगर किसी प्रोसेस में एटीपी बन रहे हैं तो वो जो एटीपी होते हैं वो बाद में जब मतलब इतने एटीपी बन जाते हैं कि मज़ीद ज़रूरत नहीं है तो एटीपी खुद ही पीछे जाकर अपने एंजाइम यानी जो उनको पैदा करवा रहा है उसके साथ अटैच करके नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं। हमारा बेटा अगला पोर्शन है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का या लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ए बी पार्ट के साथ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा उसका पार्ट ए है करेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी फाइलम कॉर्डेटा की, ठीक है बेटा, जो इन्हें बाकियों से डिफरेंट करती हैं। तो बेटा पेज नंबर 18 पे इसका आंसर है।
जिसमें आपने बताना है नोटोकोड की एक्सप्लेनेशन देनी है कि इनमें नोटोकोड मौजूद होती है, फ्रेंजल स्लिट्स मौजूद होती है जो बाकी किसी फाइलम में नहीं थी। ठीक है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मौजूद होती है बेटा इसके जो डोर्सल साइड है उस साइड पे, और पोस्ट एनल टेल के बारे, ये 4 चीज़ें आपने बतानी थी। इसका जो बेटा बी पार्ट है वो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला, आल्सो क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बेटा आपने बतानी थी अकॉर्डिंग टू बुक, बेटा पेज नंबर 38 टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 38 पेज के ऊपर बेटा इसका आंसर है। आपने पहले फ्लैजिला की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद बेटा डायग्राम्स के साथ आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी कि अगर फ्लैजिला ना हो तो ए ट्राइकस बोलते हैं, फ्लैजिला एक मौजूद हो मोनोट्राइकस, इसी तरह लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ये बेटा इसके टाइप्स ये बतानी थी। ठीक है बेटा, और एंड पे इसकी स्ट्रक्चर आपने बतानी थी बेटा। स्ट्रक्चर में आपने बताना था बेसल बॉडी होती है, हुक होती है और फिलामेंट होता है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का थोड़ा सा डिफरेंस भी था, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ये पार्ट है व्हाट इज सेल सिग्नलिंग। इसमें बेटा पेज और इसके स्टेप्स बताने थे। पेज नंबर 77 पे इसका बेटा आंसर है, डेफिनेशन बतानी है। स्टेप्स में बेटा आपने सेल सिग्नल रिसेप्शन, सबसे पहले तो यानी सेल जो है सिग्नल रिसीव कैसे करता है। सिग्नल आपको पता बेटा मेम्ब्रेन के ऊपर भी रिसेप्टर हो सकते हैं या सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन, एक दफ़ा रिसेप्टर के साथ सिग्नल जुड़ गया है तो उसके बाद अंदर कौन से कैस्केड ऑफ रिएक्शन के मतलब आगे क्या प्रोसेस होगा, और फाइनली जब सिग्नल एंड रिसीव हो चुका होगा, ट्रांसड्यूस अंदर तक अपना पैगाम पहुंचा चुका होगा, तो सेल उसके रिस्पांस में क्या मतलब फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रिस्पांस। तो बेटा इसका बी पार्ट जो था आपने एक्सेसरी ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियाज, इनका रोल बताना था डाइजेशन के अंदर। तो बेटा इसमें लिवर है, लिवर जो है बेटा आपको पता बाइल प्रोडक्शन इसकी होती है, आपने बाइल की कंपोजिशन बतानी है, उसके फंक्शन बताने हैं। उसके बाद ये बताना है कि बाइल, लिवर बाइल पैदा करके गाल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से इसको रिलीज़ करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दे जाता है। इसी तरह पेंक्रियाज का बताना था, एक्सोक्राइन फंक्शन था मेन, साथ अगर आप एंडोक्राइन भी बता देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पे डाइजेशन में रोल बताना है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में आपको पता है बेटा ये इंजाइम्स पैदा करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस यानी जो होता है, फिर वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माइलेज इंजाइम है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, न्यूक्लियेसिस वगैरह इस इंजाइम से जो खाने के अंदर मौजूद डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी पानी की जो इसे मीडियम ऑफ लाइफ बनाती है। तो आपको पता है बेटा पेज नंबर 95 से 98 तक ये टॉपिक है, उसमें से आपने कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। तो जो मुझे सूटेबल प्रॉपर्टीज़ लगती जो इसे मीडियम ऑफ लाइफ बनाती हैं वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी एंड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसी तरह बेटा इसका बी पार्ट था कि आपने फूड एब्जॉर्प्शन बतानी थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेज नंबर 209 के ऊपर इसका आंसर था बेटा। आपने सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड के बारे में बताना है कि वो डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं। इस तरह फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती, पहले लैक्टियल में जाती हैं थ्रू एपिथेलियल सेल्स। और साथ बेटा इसकी डायग्राम बनानी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा। उम्मीद है आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।